एक अजीब बात से शुरू करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि औसत आईक्यू वाले लोग हम्म। ज्यादा आईक्यू वाले लोगों से 70% मामलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हम्म। तो अगर दिमागी तेजी ही सब कुछ नहीं है, तो फिर सफलता की पहेली का वो खोया हुआ टुकड़ा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब दशकों से मनोवैज्ञानिकों और बिजनेस लीडर्स को परेशान करता रहा है। हाँ, हम हमेशा सोचते हैं कि जो सबसे स्मार्ट है वही सबसे सफल होगा। पर डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। और आज हम उसी खोए हुए टुकड़े पर बात करेंगे जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू कहते हैं। हमारे पास ट्रेविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रीव्स की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 से मिली जानकारी का खजाना है और हम इसी पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ईक्यू क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करता है, ये क्यों मायने रखता है और सबसे जरूरी बात, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये सीखा जा सकता है। बिल्कुल। किताब का सबसे शक्तिशाली विचार यही है कि आईक्यू और पर्सनालिटी के विपरीत ईक्यू पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लचीला कौशल है। अच्छा, और इसे एक्शन में देखने के लिए किताब में दी गई एक बहुत ही नाटकीय कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी दिखाती है कि जब हमारी भावनाएं और हमारा तर्क समुंदर की लहरों में आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। हाँ, ये कहानी ईक्यू के मूल सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से सामने रखती है। एक तरह से हमारे दिमाग के अंदर चल रहे एक प्राचीन युद्ध को दर्शाती है। कहानी है बुच कॉर्नर नाम के एक सर्फर की। कैलिफोर्निया की एक सुबह वो सर्फिंग के लिए समुंदर में उतरता है। कुछ देर बाद वो भीड़ से दूर अकेले लहरों का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे पानी में एक जोरदार छपाक की आवाज आती है। जब वो पलटकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पानी में से एक 14 इंच का ग्रे फिन सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक 14 फुट की ग्रेट व्हाइट शार्क। सोचकर ही डर लगता है। उस पल में उसका दिमाग जो पहली प्रतिक्रिया देता है वो पूरी तरह से भावनात्मक होती है। हाँ, वो डर के मारे जम जाता है। उसका शरीर हिलना बंद कर देता है, सांसें अटक जाती हैं। और डर इतना हावी था कि वो किनारे की तरफ जाने वाली एक लहर भी गवा देता है। फिर शार्क उस पर हमला करती है, लेकिन किस्मत से बुच बच जाता है और पानी में गिर जाता है। अब उसका डर गुस्से में बदल जाता है। हाँ, और जब शार्क दोबारा हमला करने आती है तो बुच अपने सर्फबोर्ड की नोक से शार्क के गलफड़ों पर जोर से मारता है। ये तो एक क्लासिक फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया हुई। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं, डर से जम जाना और फिर गुस्से में हमला करना, तर्कसंगत नहीं है। ये दोनों ही हमारे दिमाग के भावनात्मक हिस्से लिम्बिक सिस्टम से आ रही हैं। जो तर्कसंगत दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है। सही कहा। लेकिन फिर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। शार्क फिर से उसके चक्कर काटने लगती है और बुच दोबारा डर से कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। उसे अपने बच्चों और गर्लफ्रेंड का ख्याल आता है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसे शांत होना पड़ेगा, वरना वो सच में मारा जाएगा। और ठीक इसी पल में इमोशनल इंटेलिजेंस की एंट्री होती है। ये वो क्षण है जब उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा, फ्रंटल लोब, भावनात्मक तूफान पर काबू पाने की कोशिश करता है। वो खुद को शांत करता है, स्थिति का आकलन करता है और फिर किनारे तक पहुंचने का एक जोखिम भरा लेकिन समझदारी भरा फैसला लेता है। और पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरना शुरू कर देता है। ये कहानी दिमाग के अंदर चल रही इसी लड़ाई को दिखाती है, भावनाएं बनाम तर्क। इस कहानी के पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि कोई भी जानकारी जो हमारी पांचों इंद्रियों से आती है, हाँ, वो पहले हमारे दिमाग के भावनात्मक केंद्र यानी लिम्बिक सिस्टम में जाती है। उसके बाद ही वो जानकारी दिमाग के तार्किक हिस्से तक पहुंचती है। अच्छा, इसका मतलब है कि हम किसी भी स्थिति पर पहले भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, फिर तार्किक रूप से। हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। तो ये तो हमारे सिस्टम में ही कोडेड है। बिल्कुल। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का लक्ष्य उस क्रम को बदलना नहीं है, क्योंकि वो लगभग असंभव है, बल्कि उन दोनों प्रतिक्रियाओं के बीच के समय और संवाद को बेहतर बनाना है। मतलब उस पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया को पहचानना और फिर तार्किक दिमाग को ड्राइवर की सीट पर लाना। बुच ने आखिर में यही किया। और शायद यही वो मिसिंग लिंक है जो बताता है कि क्यों औसत आईक्यू वाले लोग अक्सर ज्यादा सफल होते हैं। सफलता सिर्फ दिमागी घोड़े दौड़ाने का नाम नहीं है। नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने का भी नाम है। तो ईक्यू, आईक्यू और पर्सनैलिटी से कैसे अलग है, इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। किताब बताती है कि आईक्यू मतलब आपकी सीखने और तर्क करने की क्षमता,
और पर्सनालिटी? हाँ, और पर्सनैलिटी यानी आपका स्वाभाविक स्टाइल, जैसे कि आप अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी, ये दोनों जीवन भर लगभग स्थिर रहते हैं। उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आता। सही। लेकिन ईक्यू के साथ ऐसा नहीं है। वो मिट्टी की तरह है जिसे आकार दिया जा सकता है। बिल्कुल सही उपमा है। ईक्यू एक लचीला स्किल है। इसे ठीक वैसे ही अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है जैसे कोई नया खेल या वाद्य यंत्र बजाना सीखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इसे विकसित कर सकता है? कोई भी, चाहे उसकी शुरुआती ईक्यू कैसी भी हो। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने और मैनेज करने में माहिर हो जाता है, तो अगला कदम स्वाभाविक रूप से दूसरों को समझना होगा, क्योंकि हम अकेले तो रहते नहीं हैं। यहीं पर किताब के 4 मुख्य कौशलों की बात आती है ना? हाँ, किताब ईक्यू को 4 मुख्य स्किल्स में बांटती है जो 2 प्रमुख श्रेणियों में आते हैं। पहली है व्यक्तिगत क्षमता, और इसी व्यक्तिगत क्षमता की नींव है पहला कौशल, आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। यानी खुद को जानना। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है। सरल लगता है पर है बहुत गहरा। ये सिर्फ अपनी भावनाओं को नाम देना नहीं है, बल्कि उन्हें उसी पल में सही सही पहचानना और यह समझना है कि आप वैसा क्यों महसूस कर रहे हैं। अच्छा, किताब में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। ये जानना कि कौन और क्या आपके बटन दबाता है, मतलब अपने ट्रिगर्स को पहचानना। जैसे बुच के लिए शार्क का देखना एक जबरदस्त ट्रिगर था जिसने डर को जगा दिया। ऑफिस में शायद किसी सहकर्मी की कोई खास बात हमारा ट्रिगर हो सकती है। बिल्कुल। और जब आप ये जान जाते हैं कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, तब आता है व्यक्तिगत क्षमता का दूसरा कौशल, आत्म प्रबंधन। सेल्फ मैनेजमेंट। मतलब अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके अपने व्यवहार को सकारात्मक रूप से निर्देशित करना। हाँ, मतलब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उन्हें मैनेज करते हैं। तो आत्म प्रबंधन का मतलब है अपनी भावनाओं को मैनेज करना। बुच कॉनर ने भी यही किया था जब शार्क के हमले के बाद उसका डर गुस्से में बदला। हाँ, लेकिन उसका असली आत्म प्रबंधन तब शुरू हुआ जब उसने गुस्से के बाद दोबारा आए डर को काबू में किया। उसने उस डर को एक तरफ रखकर किनारे की ओर तैरने का तार्किक फैसला लिया। वही है आत्म प्रबंधन, भावना को महसूस करना, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी ना होने देना। इसके लिए किताब में 10 तक गिनने वाली रणनीति दी गई है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये असल में एक न्यूरोलॉजिकल हैक है। वो 10 सेकंड आपके तार्किक दिमाग को, फ्रंटल लोब को, हाँ, उसे लिम्बिक सिस्टम के भावनात्मक आवेग पर हावी होने का मौका देते हैं। आप सचमुच अपने दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच संवाद के लिए समय खरीद रहे हैं। ये तो खुद को समझने और संभालने की बात हुई। लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारी सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। यहीं पर दूसरी श्रेणी आती है, सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस। और इसका पहला स्तंभ क्या है? इसका पहला स्तंभ है तीसरा ईक्यू कौशल, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। ये दूसरे लोगों की भावनाओं, उनके नजरिए और उनकी स्थिति को समझने की क्षमता है। मतलब अपने सिर से बाहर निकलकर दूसरों की दुनिया में झांकना। सही कहा। इसके लिए सुनना और निरीक्षण करना सबसे जरूरी है, सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को भी। बिल्कुल। किताब में इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार रणनीति दी गई है, लोगों को नाम से बुलाना। अच्छा। हाँ, जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो यह तुरंत एक व्यक्तिगत कनेक्शन बनाता है। एक और तरीका है शारीरिक भाषा पर ध्यान देना। लोग जो नहीं कहते वो अक्सर उनके हाव-भाव बता देते हैं। बुच कॉर्नर की कहानी में तो वो अकेला था, लेकिन अगर वो किसी टीम के साथ होता। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो उसे न सिर्फ अपने डर को बल्कि अपनी टीम के डर को भी समझना और मैनेज करना पड़ता। और यहीं पर चौथा और अंतिम कौशल आता है, संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या अपनी और दूसरों की भावनाओं की जागरूकता का उपयोग करके अपनी बातचीत को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने की क्षमता है। इसमें अच्छे रिश्ते बनाना, दूसरों को प्रभावित करना, फीडबैक देना, ये सब शामिल है। हाँ, और संघर्ष को संभालना भी। इसके लिए किताब में कौन सी रणनीति दी गई है जो खास तौर पर असरदार हो? एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को स्वीकार करना। जब कोई परेशान हो तो सीधे समाधान बताने के बजाय पहले ये कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों निराश हो। या ये वाकई एक मुश्किल स्थिति लगती है। बिल्कुल। ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि उसे सुना और समझा जा रहा है। यह किसी भी मुश्किल बातचीत की नींव को मजबूत कर देता है। जब मैं इन चारों स्किल्स के बारे में सोचती हूँ,
आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, संबंध प्रबंधन, तो ये एहसास होता है कि हम अक्सर आखिरी वाले पर कूदने की कोशिश करते हैं। संबंध प्रबंधन पर। हाँ, बिना पहले 3 पर काम किए। हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन खुद को समझे बिना ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल सही अवलोकन है। वे एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। आप बिना नींव यानी आत्म जागरूकता के एक मजबूत इमारत यानी संबंध प्रबंधन नहीं बना सकते। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। ठीक है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका असल दुनिया में कोई ठोस प्रभाव है? हाँ, और किताब के आंकड़े EQ को सॉफ्ट स्किल के दायरे से निकालकर एक जरूरी हार्ड एसिड बना देते हैं। जैसे कि? किताब के अनुसार EQ नौकरी के प्रदर्शन में 58% तक योगदान देता है। 58%? हाँ, ये किसी भी तरह की नौकरी के लिए प्रदर्शन का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और तो और 90% टॉप परफॉर्मर्स का EQ भी हाई होता है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, और इसका सीधा असर कमाई पर भी पड़ता है। किताब में बताया गया है कि ज्यादा EQ वाले लोग औसतन सालाना $29,000 ज्यादा कमाते हैं। $29,000, ये बहुत बड़ी रकम है। ये सिर्फ इसलिए तो नहीं होगा कि वे बेहतर सैलरी मोल भाव कर पाते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इसलिए है क्योंकि हाई EQ वाले लोग बेहतर टीम प्लेयर होते हैं, मुश्किल क्लाइंट्स को ज्यादा प्रभावी ढंग से संभालते हैं, तनाव में बेहतर फैसले लेते हैं और नेतृत्व की भूमिकाओं में स्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सही कहा। ये पैसा उनके बेहतर सहयोग, समस्या समाधान और रिश्ते बनाने की क्षमता का सीधा परिणाम है। किताब ये भी बताती है कि EQ में हर एक पॉइंट की वृद्धि से सालाना सैलरी में औसतन $1,300 का इजाफा होता है। तो ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, इसका ठोस मापने योग्य परिणाम है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, किताब का वादा है कि इसे सुधारा जा सकता है। ये कैसे काम करता है? ये दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, ये बदल सकता है। जैसे हम व्यायाम करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम बार बार EQ स्किल्स का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे यानी तंत्रिका मार्ग बनते हैं और मजबूत होते हैं। तो ये आदत बनाने जैसा है, लेकिन दिमागी स्तर पर। ये आदत बनाने से भी ज्यादा गहरा है। ये दिमागी हार्डवेयर को रीवायर करने जैसा है। हर बार जब आप गुस्से में चिल्लाने के बजाय 10 तक गिनने का अभ्यास करते हैं तो आप सचमुच एक न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। हाँ, जिससे अगली बार उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। धीरे धीरे ये नई प्रतिक्रिया आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। चलिए कुछ और रणनीतियों का जिक्र करते हैं जो सुनने वालों को दिलचस्प लग सकती हैं। आत्म जागरूकता के लिए एक रणनीति है, अपनी असहजता में झुकें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन भावनाओं से भागे नहीं जो आपको असहज करती हैं, जैसे निराशा, शर्म या ईर्ष्या। हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन ये रणनीति कहती है कि उस भावना को महसूस करें, उसे समझें कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। उसे अनदेखा करने से वो और शक्तिशाली हो जाती है। आत्म प्रबंधन के लिए एक और बढ़िया रणनीति है, अपनी सेल्फ टॉक पर नियंत्रण रखें। ये हमारे अंदर की आवाज के बारे में है ना? हाँ, वो आवाज जो लगातार हमारे मन में चलती रहती है। अगर आपके मन में लगातार ये चल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, तो ये आपकी भावनाओं और प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो इस रणनीति के तहत आपको ऐसे नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना होता है। बिल्कुल, अपने दिमाग का संपादक बनने जैसा है। और सामाजिक जागरूकता के लिए एक रणनीति है, पल में जिएं। ये तो बहुत सुना हुआ लगता है, पर EQ के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? EQ के संदर्भ में इसका एक बहुत ही व्यावहारिक मतलब है। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों तो अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करें। फोन को दूर रखें। हाँ, और दिमाग में चल रही अगली मीटिंग की चिंता को शांत करें। बस उस व्यक्ति को सुनें और देखें। तभी आप उन छोटे छोटे अशाब्दिक संकेतों को पकड़ पाएंगे जो आपको उनकी सच्ची भावनाओं के बारे में बताते हैं। तो इसका सार क्या है, अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो? सार ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक डेटा सोर्स के रूप में समझना और उनका उपयोग करना है। मतलब अपने भावनात्मक और तार्किक दिमाग को दुश्मन बनाने के बजाय उन्हें एक टीम बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये एक अदृश्य कौशल है जिसका हमारी सफलता, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि IQ के विपरीत
इसे कोई भी किसी भी उम्र में सीख सकता है। हाँ, और किताब न केवल ये समझने में मदद करती है कि ये संवाद कैसे काम करता है, बल्कि इसे सुधारने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक रोड मैप भी देती है। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। किताब के अनुसार केवल 36% लोग ही अपनी भावनाओं को घटित होते समय सही ढंग से पहचान पाते हैं। इसका मतलब है कि हम में से लगभग 2/3 लोग अक्सर ऐसी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं पहचानते या समझते। एक तरह के भावनात्मक ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दिन कौन सी एक ऐसी अनजानी भावना हो सकती है जो चुपचाप किसी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को आकार दे रही हो, चाहे वो करियर का फैसला हो, रिश्ते का, या फिर बस ये कि आज रात खाने में क्या बनाना है। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।